आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 14 जून है आज, हफ्ते की शुरुआत हो गई है सोमवार के दिन से। उम्मीद है आपका दिन शानदार गुजरा होगा। मेरा नाम नितिन ठाकुर है और मेरा काम यह है कि मैं आपको इस पॉडकास्ट में वो खबरें बताऊं जो आज पूरे दिन घटी। तो बस आराम से आज तक रेडियो का ये इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट सुनिए जिसका नाम दिन भर है। कई खबरें ऐसी हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि हम उनके बारे में बात करते हैं अपने रिपोर्टर्स से और एक्सपर्ट्स से। वो कौन सी हैं बताता हूं। राम मंदिर निर्माण में जमीन को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो तो आपने जान ही ली होगी। आज क्या रिएक्शंस आए और जिस ट्रस्ट के पास ये मंदिर बनाने का अधिकार है उनकी लगातार बैठकों में क्या हो रहा है ये जानेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी में फूट हो गई है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है और चिराग पासवान अपने नाराज चाचा को मना पाएंगे या नहीं, ये सवाल भी पूछेंगे हम। इसका जवाब हमारे रिपोर्टर देंगे जो लगातार इस स्टोरी के सारे पहलुओं को टटोल रहे हैं। भारत में कोरोना से मरने वालों के नंबर्स पर फिर बवाल मचा है। इस बार द इकोनॉमिस्ट मैगजीन भारत सरकार के आंकड़ों को झुटला रही है, लेकिन सरकार ने भी उनका दावा खारिज कर दिया है। तो समझेंगे कि विदेशी संस्थान जो हैं वो किस तरीके से मौत के आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं और हमारी सरकार को वो रिलायबल क्यों नहीं लगते। इसके बाद डेटा की नजरों से ही समझेंगे कि देश के किन प्रदेशों में कोरोना से राहत मिल गई है और दुनिया में वो कौन से देश हैं जहां चिंता फिर से बढ़ने लगी है। आखिर में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है आज, तो आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने अपनी जिंदगी रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने के नाम कर दी है और वही बताएंगे कि क्यों खून की कालाबाजारी होती है और वो ना हो इसके लिए हमें और आपको क्या करना चाहिए। लेकिन पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसे लागू किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि इसे बिना किसी आनाकानी के तुरंत लागू किया जाना चाहिए। कोरोना संकट के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने पहले से लागू पाबंदियों को 1 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें 16 जून से सरकारी दफ्तर 25% स्टाफ के साथ खुलेंगे। वहीं प्राइवेट और कॉरपोरेट ऑफिस भी सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक खुले रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देश भर में दोबारा से सेवा ही संगठन अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इस अभियान में टीकाकरण अभियान, राहत कार्यक्रम और पड़ोस ग्राम स्वास्थ्य स्वयंसेवक का प्रशिक्षण शामिल है। वहीं टीकाकरण अभियान में मेरा बूथ टीकाकरण युक्त का आह्वान भी किया गया है। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट की आईटी बिल्डिंग में आज शाम आग लग गई है। मौके पर फायर सर्विस की 6 गाड़ियां मौजूद हैं। वहीं अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। सभी लोगों को इमारत से बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है और आग पर काबू पाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एबीपी न्यूज़ के पत्रकार की मौत के मामले में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब पत्रकार खुद ही प्रशासन को खतरे से आगाह कर रहे थे तो उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। वहीं प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद ने शक जताते हुए जांच की मांग की है। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार आज धारावी में 0 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां से एक भी कोरोना के मरीज नहीं मिले हैं। जानकारी के मुताबिक धारावी में अब तक 6061 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 13 सक्रिय मामले हैं। और मई के महीने में खुदरा महंगाई में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई दर मई में 6.3% हो गई है, जबकि अप्रैल में 4.23% थी। वहीं मई महीने में थोक मूल्य आधारित महंगाई 12.94% की अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। इससे पहले अप्रैल महीने में थोक महंगाई 10.49% पर थी। लगातार 2 महीने थोक महंगाई ने 2 अंकों का दायरा पार किया है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। ट्विटर पर एक ट्रेंड जारी है, #राम मंदिर घोटाला। कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर करप्शन के आरोप लगाए। आरोप यह है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो चंदा देने वालों के साथ एक धोखा है। अब विपक्षी तो ये चाहते हैं कि सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच करें। ट्रस्ट के मेंबरों से मीडिया ने सवाल भी किए, लेकिन साफ जवाब अब तक उन्होंने भी कोई दिया नहीं। हालांकि आरोपों को उन्होंने खारिज किया है। इस बीच ट्रस्ट की अपनी बैठकों का दौर जारी है।
आज दोपहर बाद भी एक बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के सेक्रेटरी रहे नृपेंद्र मिश्र और ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय समेत कई लोग शामिल थे। यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस बीच मीडिया के सामने आज आए थे और उनसे भी सवाल पूछा गया। उन्होंने जो कहा वो सुनाता हूँ। इनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं, वो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार न बने। मुझे साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। जो दोषी सर, ट्रस्ट के लोगों पर ही आरोप लगा है। जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जांच करना अलग है, लेकिन पहले जांच होने दीजिए। आरोप लगा है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। तो इस मामले में पेंच क्या है, कौन से किरदार शामिल हैं, ट्रस्ट पर आरोपों के आधार क्या हैं, ये सारे सवाल हमने अयोध्या में आज तक रेडियो रिपोर्टर हैं कुमार अभिषेक, उनसे पूछे। देखिए, कल सबसे पहले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अयोध्या में जिसे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और मंत्री पवन पांडे ने किया, और दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सांसद हैं, उन्होंने लखनऊ में किया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आरोप लगाया गया और वो आरोप ये कि 18 मार्च को अयोध्या में 2 रजिस्ट्रियां हुई हैं। एक रजिस्ट्री 2 करोड़ रुपए की हुई और दूसरी रजिस्ट्री 18.5 करोड़ रुपए की हुई। और बाकायदा इन दोनों लोगों ने उस दोनों रजिस्ट्री के दोनों कागजात दिखाए। दरअसल ये अयोध्या में एक जमीन की रजिस्ट्री थी और जमीन की रजिस्ट्री 2 अलग अलग टाइम पर 5 मिनट के अंतर पर ये रजिस्ट्रियां हुई। तो आपको बता दें कि ये जो जमीन है तकरीबन 1,20,000 स्क्वायर फुट ये जमीन है। और इस जमीन की रजिस्ट्री सबसे पहले अगर हम किरदार की बात करें तो कुसुम पाठक और उनके पति हरीश पाठक ने ये जमीन 2 लोगों, जिसमें एक सुल्तान अंसारी और दूसरे रवि तिवारी हैं, इन्हें उन्होंने ये जमीनें लिख दी। इसकी रजिस्ट्री हो गई और उसके 5 मिनट के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक अग्रीमेंट उनके साथ रजिस्टर्ड किया गया जिसमें इसी जमीन को 18.5 करोड़ में इसे दिया गया। सवाल यही उठा कि आखिर 5 मिनट के अंदर में 2 करोड़ की जमीन कैसे 18.5 करोड़ रुपए की हो गई। और इस दोनों रजिस्ट्री में जो 2 लोग विटनेस हैं, एक अयोध्या के मेयर और दूसरे अनिल मिश्र जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं। और सबसे बड़ा सवाल फिर यही उठा कि आखिर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में ट्रस्ट ने क्यों खरीदी, 5 मिनट में इसका दाम इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। और कहीं ना कहीं इसमें दाल में कुछ काला है। बाकायदा जो पॉलिटिकल पार्टी के दोनों नेता हैं, इन्होंने इसे बड़ा स्कैम कहा। और आज आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस ने भी इसे दिल्ली में इस मुद्दे को उठाया है। तो एक बात तो साफ हो गई कि अयोध्या की एक ऐसी जमीन जिसे 2 करोड़ की बजाय 18.5 करोड़ में खरीदी गई, ये पूरे इस हंगामे, इस विवाद की जड़ में था। और इसे लेकर अभी तक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वो बहुत साफ गोई से इसका जवाब नहीं दे पाया है कि आखिर ये 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई और उनके 2 लोग कैसे प्राइवेट जो रजिस्ट्री हुई 2 करोड़ की जिसमें कुसुम पाठक ने इसे सुल्तान अंसारी को लिखा, उसके विटनेस कैसे बने। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे डील को कटघरे में खड़ा करती हैं। लेकिन कल भी रात को और आज भी जो प्रेस रिलीज जारी की गई है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से, उनका साफ कहना है कि इस डील में कोई गड़बड़ी नहीं है। और बाकायदा एक पुराना अनुबंध, यानी कि कह रहे हैं कि काफी वर्ष पुराना एक अनुबंध था, एक रजिस्टर्ड उनकी डील थी और उस आधार पर 2 लोगों के बीच के अनुबंध थे और वो पुराना था 2 करोड़ का, उसे ही इन लोगों ने अब रजिस्ट्री कराई है। तो कुल मिलाकर के बात यही है। लेकिन इस वक्त ये मुद्दा इसलिए भी गर्म है क्योंकि साफगोई से अभी इस पर जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो जवाब नहीं दे पा रहा। अभिषेक, ट्रस्ट ने आरोप खारिज तो कर दिए लेकिन लगातार मीटिंग हो रही है उनकी, क्या हो रहा है इनमें? देखिए, ये बैठक रूटीन बैठक है और इस मामले के सामने आने के पहले से ही ये बैठक चल रही है जिसमें नृपेंद्र मिश्र जो कि अध्यक्ष हैं निर्माण समिति के, वो
परसों से ही यहाँ आए हुए हैं और कल भी बैठकें हुई हैं और आज भी बैठक हुई। लेकिन इस बैठक का एजेंडा राम जन्मभूमि के निर्माण और उसकी प्रगति को लेकर था, लेकिन बीच में ही ये एक बम फूटा है कि इस जमीन को लेकर के इतना बड़ा हंगामा और विवाद हो चुका है। इसलिए कहीं ना कहीं इस बैठक में उसकी भी छाया दिखाई दे रही है और जरूर इस बात का प्रेशर, इस बात का दबाव राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर बना हुआ है कि जल्द से जल्द इस मामले को साफ करें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आज भी जो मीटिंग हुई है, मीटिंग के बीच में चंपत राय जो कि इस ट्रस्ट के महासचिव हैं वो निकले, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कल बात करूंगा। दोबारा इस मीटिंग में आए हैं और इस वक्त भी वो, जब हम आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं, इस वक्त भी ये मीटिंग चल रही है। तो अब देखना ये है कि किस तरह के कंक्लूसिव वो प्रमाण के साथ सामने आते हैं, ट्रस्ट सामने आता है और इस जमीन की डील के बारे में साफगोई से बातें रखता है। तो मतलब अभिषेक, सभी को बस अब यही इंतजार है कि ट्रस्ट पूरे प्रमाणों के साथ सामने आए, अपनी बात रखे। बहुत शुक्रिया आपका। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम फिर बात करेंगे आपसे। अब आपको एक शेर सुना दूं। शेर सुनकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि बात किसकी हो रही है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बात चिराग पासवान की है और घर लोक जनशक्ति पार्टी है। वैसे आपसे बात करते हुए याद आया कि पार्टी का जो लोगो है वो भी घर है, मतलब झोपड़ी जैसा कुछ है, घर ही हुआ। तो साफ ये नहीं हो पा रहा कि जिस चिराग से घर को आग लगी है वो चाचा पशुपतिनाथ पारस हैं या फिर भतीजे चिराग पासवान हैं। असल में सच्चाई तो अब ये है कि अब पार्टी के 5 सांसदों के नेता पशुपतिनाथ हो गए हैं। नवादा से सांसद चंदन कुमार ने मीडिया से बात करते हुए माना है कि 5 दिनों से इस टूट की भूमिका बन रही थी। खबर आई तो चिराग पासवान अपने रूठे चाचा को मनाने खुद कार चलाकर उनके घर पहुंचे। 25 मिनट इंतजार कराने के बाद चिराग को एंट्री तो दी गई, मगर चाचा नहीं मिले। मीडिया के सामने पशुपतिनाथ जरूर आए और बोले कि हमारे भाई चले गए, हम अकेला महसूस कर रहे हैं, और ये भी कहा कि हमारी पार्टी के 5 सांसदों की इच्छा थी कि पार्टी को बचाना जरूरी है, तो मैंने पार्टी तोड़ी नहीं है, पार्टी को बचाया है। हमने दिल्ली में आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा से बात की और पूछा कि एलजेपी में बगावत की ये जो कहानी है, इसका सिरा कहां से शुरू हुआ। बिहार चुनाव के बाद जिस तरीके से पशुपति पारस को नजरअंदाज किया जाने लगा, पार्टी में सांसदों की बातों को नहीं सुना जाता था, उनसे किसी भी तरीके का जो है सलाह मशवरा नहीं किया जाता था, उसके बाद से पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ती गई और कल रात 8:30 बजे जो है पार्टी के 5 सांसदों ने बैठक कर लोकसभा स्पीकर को ये कहा कि संसदीय दल में उनके नए नेता जो हैं वो पशुपति पारस होंगे चिराग पासवान की जगह। अब बड़ी बात यह है कि पशुपति पारस जो है रामविलास पासवान के भाई भी हैं और बिहार में उन्होंने पार्टी को गढ़ने में बहुत बड़ा रोल निभाया है रामविलास पासवान के साथ। लेकिन रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनको पार्टी में बहुत नजरअंदाज किया गया, सभी सांसदों को नजरअंदाज किया जाता था, उनकी बातों को नहीं सुनना। और ये क्रम 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले से चल रहा था, जब से चिराग पासवान के हाथ में पार्टी की कमान आई थी। रामविलास पासवान जो है ये कहा जाता था कि वो पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने फिर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जो है चिराग पासवान को अपनी मृत्यु से 1 साल पहले ही जो है वो घोषित किया और उसके बाद पार्टी की कमान चिराग के हाथ में चली गई। और इसी बीच जो है विधानसभा चुनाव से पहले रामविलास पासवान की मृत्यु होती है और उसके बाद जो पार्टी के अंदर नेताओं की नाराजगी थी वो अब खुलकर सामने आ गई थी। और यही कारण है कि अब चिराग अलग थलग पड़ गए हैं और जितना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है वो एक साथ आ गया है, यानी कि 6 सांसदों में से 5 सांसद चिराग पासवान के खिलाफ हैं, जिनमें से एक उनके चाचा हैं पशुपति पारस, दूसरे प्रिंस राज उनके भाई हैं, वो भी उनके खिलाफ हैं। हिमांशु, पार्टी में 2 फाड़ हो गई, चिराग के साथ अब कौन लोग नजर आते हैं और क्या इस बगावत को रोकने में वो कामयाब हो सकेंगे? देखिए, बिल्कुल पार्टी में जिस तरीके की सिचुएशन बनी है उस सिचुएशन में अब चिराग पासवान के साथ बहुत कम लोग हैं। अगर आप देखें तो चंदन सिंह जो हैं वो सूरज भान के भाई हैं जो पार्टी में महासचिव हैं, और साथ ही साथ वीणा देवी हैं, वो एक मजबूत सांसद हैं। पशुपति पारस बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़े पिलर रहे हैं। वो रामविलास पासवान के भाई जरूर हैं, लेकिन पार्टी को गढ़ने में उनका बहुत बड़ा रोल है, तो पार्टी के संगठन में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है।
दूसरी तरफ प्रिंस राज हैं। प्रिंस राज बिहार एलजेपी के अध्यक्ष हैं। तो ये कह सकते हैं कि संगठन पर भी बहुत ज्यादा चोट पहुंची है और अब संगठन में भी बहुत से लोग चिराग पासवान के साथ नहीं है। आज जो दृश्य हमने देखा, जब चिराग पासवान मिलने आए थे पशुपति पारस से और प्रिंस राज से, तब उनके साथ बिहार एलजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं राजू तिवारी वो थे और कोई नेता उनके साथ नहीं थे। चिराग पासवान की जो तरफ से मान मनोबल की कोशिश की गई है वो ठीक है, लेकिन पशुपति पारस ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि देखिए चिराग पासवान पार्टी के अंदर रहेंगे, हमको उनसे कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी नेतृत्व ने ये तय करा है कि मैं संसदीय दल का नेता बनूं तो मैं उसके लिए तैयार हूं। वो पार्टी में रहे, उनके नेतृत्व में पार्टी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, उन मार्गदर्शन पर नहीं चल रही थी जो मार्ग जो है रामविलास पासवान ने दिखाया था। तो मतलब ये है कि अब मान मनोबल बहुत ज्यादा उसके ये कह सकते हैं कि बहुत कम चांस रह गए हैं। और ये बात चिराग भी जानते हैं, जिस तरीके से आज उनको 25 मिनट अपने चाचा और भाई के घर के बाहर खड़ा रहना पड़ा और गेट तक नहीं खोलने कोई आया। तो रिश्ते जो हैं उनमें अब दूरियां नहीं, अब खाइयां तब्दील हो गई हैं। इसको जरूर देखना होगा कि 25 मिनट वो चिराग पासवान खड़े रहे जो उनके भतीजे हैं और भाई अंदर हैं, वो अगर उनसे नहीं मिलते हैं और उनके लिए दरवाजे नहीं खोले जा रहे हैं तो ये कह सकते हैं कि अब लड़ाई जो है वो किसी मान मनोबल पर नहीं आएगी। रस्सी कट गई है, अब उसमें जोड़ लगेगा तो वो उतना मजबूत नहीं रहेगा। और चिराग पासवान जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान अगर पार्टी में रहेंगे तो वो पशुपति पारस के नीचे काम करें, ये पार्टी को स्वीकार है। पार्टी को ये स्वीकार नहीं है कि सब लोग चिराग पासवान के अंडर काम करें। अच्छा, एलजेपी के अंदर जो फूट पड़ी है इसमें कुछ जेडीयू नेताओं का भी नाम आ रहा है। नीतीश कुमार से चिराग पासवान की अदावत चुनाव के समय से चली आ रही है, तो क्या वाकई जेडीयू का कोई रोल है इसमें? जेडीयू की भूमिका को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे की जो स्क्रिप्ट है वो जेडीयू के नेताओं ने लिखी है। हमारे भी सूत्र बता रहे हैं कि लल्लन सिंह इन 5 सांसदों के संपर्क में थे और पार्टी के अन्य नेताओं के भी संपर्क में थे और ये सारी चीज जो है जेडीयू की तरफ से ही कराई गई है। इस तरीके की चीजें जरूर आ रही हैं। लल्लन सिंह के अलावा जो बिहार के विधानसभा उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी, उनका नाम आ रहा है क्योंकि महेश्वर हजारी और पासवान परिवार का पुराना रिश्ता है और इस पुराने रिश्ते में के अंदर जो है महेश्वर हजारी ने पशुपति पारस, प्रिंस राज को मनाने की बहुत कोशिश की है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर जो सिचुएशन बनी है उसमें जेडीयू की भूमिका तो है, लेकिन परिवार और पार्टी की जो नाराजगी है वो ज्यादा है। ये तो खैर सच है कि बाहर से कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अगर अंदर फूट ना हो तो क्या ही बिगड़ जाएगा। मगर यहाँ तो लग रहा है कि चिराग अब एकदम अलग थलग पड़ गए हैं। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। कोरोना की दूसरी लहर में हमने आपने बहुत कुछ देखा है। गंगा में तैरती लाशें, कब्रिस्तान में कम पड़ती जगहें और शमशान घाट में कतारें, खत्म होती लकड़ियां भी। हर किसी ने हेल्थ सिस्टम पर कई तरह के सवाल खड़े किए थे तब। इनमें से इस वक्त एक बड़ा सवाल अब भी कायम है, कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों पर। भारत में पिछले 2 महीनों से औसतन हर रोज करीब 2000 लोगों की जान जा रही है। इसमें कई राज्यों ने हाल ही में पुरानी मौतों को जब अपने रिकॉर्ड में जोड़ा तो आंकड़े मरने वालों के जो थे वो बढ़ गए और इससे संदेह भी बढ़ गया कि अब तक जो सरकारी आंकड़े हमें आपको बताए जा रहे थे वो पूरी तरह ठीक हैं भी या नहीं। अब एक विदेशी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने अपने एक आर्टिकल में दावा किया है कि भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा बताए जा रहे नंबर से 5 से 7 गुना ज्यादा हो सकता है। द इकोनॉमिस्ट के लेख में दावा अमेरिका की वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफर लेफलर के रिसर्च के आधार पर हुआ है और अगर इस रिसर्च की माने तो भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या रही है 20 लाख, जबकि सरकार का आधिकारिक आंकड़ा है 3,70,000। ये भी बता दूं कि ये पहली इंटरनेशनल मैगजीन नहीं है जिसने आंकड़ों पर सवाल उठाया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि भारत में कोरोना से 6 लाख मौत हुई हैं। केंद्र सरकार ने इन तमाम दावों को खारिज किया है, इन्हें काल्पनिक कहा है, भ्रम फैलाने वाला बताया है। कहा कि जिस तरह से आंकड़ों का आकलन किया गया है उसका कोई बेस नहीं है, किसी भी देश में इस तरह से आंकड़ों का अध्ययन नहीं किया जाता।
तो हमने द लल्लन टॉप के हमारे साथी प्रशांत मुखर्जी से बात की और पूछा कि ये संस्थाएं आंकड़े जुटाती हैं तो कैसे, क्योंकि हमारी सरकार इन्हें विश्वसनीय नहीं मानती। कोरोना वायरस से हुई मौतों को लेकर दुनिया भर में चर्चा चल रही है। फिलहाल जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं उसको भारत सरकार ठुकरा रही है। पहले हम ये समझते हैं कि कौन सी संस्थाएं हैं जो ऐसा आंकड़ा इकट्ठा करती हैं। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोग्राफिक रिसर्च और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी मिलकर ऐसे आंकड़े इकट्ठा करती है। बर्कले यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी डेटा इकट्ठा करती है। इसके अलावा ह्यूमन मोर्टेलिटी का एक डेटा सेट है जो दुनिया भर में अलग अलग देशों से मिलाकर आंकड़े इकट्ठा करता है। तरीका क्या है? NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन होते हैं अलग अलग देशों के, इनसे मदद लेकर और भी कई सारे सोर्सेस से डेटा इकट्ठा किया जाता है। फॉर्मूले कई सारे हैं। अगर मैं उसकी बात करूं तो बहुत ज़्यादा तकनीकी हो जाएगा, लेकिन अगर आसान शब्दों में इसको बताने की कोशिश करूं तो ऐसा इसको समझ सकते हैं कि एक विशेष समय के दौरान, फर्ज करिए कि मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक ये जो पूरा पीरियड रहा है, इसमें कितने मौतें हुई और मार्च 2020 से पहले पिछले 5 सालों में कितने मौतें हुई थी औसत, इन दोनों की तुलना करके जो फर्क आएगा उससे ये डेटा निकाला जाता है, उससे ये आंकड़े निकाले जाते हैं। तो औसत से ज़्यादा जितनी मौतें होती हैं उन सब मौतों को कोरोना वायरस से हुई मौत मानी जाती है। इसी तरीके से ये जो संस्थाएं हैं ये आंकड़ा निकाल रही हैं और ये सारे एक अनुमानित आंकड़े हैं। ये संस्थाएं खुद कहती हैं, क्योंकि सही आकलन, सटीक आकलन, आंकड़ों का निकालना बहुत मुश्किल है, ये सारे अनुमानित हैं। खुद अभी बिहार ने अपने मृतकों के आंकड़े का अपडेट किया है, महाराष्ट्र ने भी किया और हमने देखा कि कुल नंबर्स में अचानक बढ़ोतरी हुई। तो हमारे यहाँ नंबर्स कैसे इकट्ठे किए जाते हैं और क्यों विदेशी मैगजीन्स और अखबार को हमारे सरकारी आंकड़ों में गड़बड़ी दिख रही है? हाँ, हमने पिछले दिनों देखा है कि बिहार में सरकार रिवाइज कर रही है आंकड़ों को और आंकड़े बढ़ रहे हैं। एक जो बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है इस वक्त वो ये है, जैसे कि दिल्ली में ये उदाहरण देखने को मिला था, दिल्ली ही नहीं देश भर में, कि जो भी मौतें अस्पताल में हो रही थीं कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के, उन मौतों को कोविड डेथ्स की तरह रजिस्टर किया जा रहा था। कुछ लोग डिटेक्ट नहीं हो पा रहे थे कोरोना वायरस से और उनकी मौत घर पर ही हो जा रही थी। ऐसे मौतों को कोरोना वायरस की मौतों में नहीं जोड़ा जा रहा था। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आए जिन्होंने इस तरफ इन बातों पर इशारा किया। इसके अलावा कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद कुछ लोग दूसरे कॉम्प्लिकेशंस से लोगों की मौत हुई, जैसे कि हार्ट अटैक से लोगों की मौत हुई। इन रोगों को भी कोविड डेथ्स नहीं माना गया। अब पहली बात, सरकार कैसे तय करती है कि कौन सा कोविड डेथ है, कौन सा नहीं है, और ये सिस्टम पूरा कैसे मेंटेन होता है? इस सिस्टम को हम कहते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो हर एक गांव, हर एक जिले, हर एक राज्य के स्तर पर ये अपडेट और मैनेज किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो केरल एक ऐसा राज्य है जिनका सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत पुख्ता है। अगर आप अभी भी उनकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो पिछले दिन सुबह 5 से 6 बजे तक का आंकड़ा पूरी तरह से मेंशन किया हुआ रहता है कि कितने लोग इतने पिछले दिन तक पैदा हुए और कितने लोग उस दिन उनकी मृत्यु हुई। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तरीके से लोग आंकड़े जुटाते हैं कि जितने भी वहाँ पर सिविल बॉडीज़ हैं, मतलब म्युनिसिपैलिटीज़ होते हैं, पंचायत होते हैं, नगर निगम होते हैं, इनके द्वारा मैनेज किए गए, इनके द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल, चाहे वो होते हैं। इसके अलावा जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो सब इनको अपना आंकड़ा भेजते हैं बर्थ्स का और डेथ्स का। इसके अलावा वहाँ जो शमशान घाट होते हैं वो भी आंकड़े भेजते हैं कि कितनी मौतें हुई। इस तरह मौतों का आंकड़ा और बर्थ्स का आंकड़ा जुटाया जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारी
दिक्कतें हैं, जैसे कि गंगा में तैरती लाशों का भयावह दृश्य हमने देखा था, और हमने कई उत्तर प्रदेश में खास करके कई ऐसे खबरें आई कि लाशें दफना दी जा रही थी। तो ऐसे में एक बिल्कुल सटीक नंबर पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा। जिस भी संख्या पर सरकार पहुंचती है या जितना बताती है, वास्तव में हुई मौतों की संख्या हमेशा उससे ज्यादा होती है। मौत का आंकड़ा भले ही विवादित हो, मगर सच ये है कि कोरोना धीरे धीरे काबू में आ तो रहा है। एक्टिव केसेस में गिरावट है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि पिछले 24 घंटों में करीब 53,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। अब देश में एक्टिव कोरोना केस 10 लाख से नीचे आकर 9,73,000 तक पहुंचे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना जाना जाए कि किन प्रदेशों से अच्छी खबर आ रही है। जवाब दे रहे हैं इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर पीयूष अग्रवाल। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 70,000 के आसपास केस रिपोर्ट किए गए हैं और एक्टिव केसों में 53,000 की गिरावट आई है। ये आंकड़ा इस समय 9,73,000 के आसपास है, यानी 10 लाख से नीचे। ये गिरावट 66 दिन के बाद देखी गई है। 66 दिन से पहले यानी 7 अप्रैल के आसपास भारत में एक्टिव केसों की संख्या 9,10,000 के आसपास थी। गौरतलब बात ये भी है कि भारत में 9 मई को एक्टिव केसों की संख्या सबसे अधिक 3,74,000 के आसपास थी। वहीं अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो भारत में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख से अधिक है। वहीं कर्नाटक में ये आंकड़ा तकरीबन 1,80,000 से ऊपर है। साथ ही साथ उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 50,000 से ऊपर है। भारत के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या तकरीबन 9,000 के आसपास है। उसी समय भारत की राजधानी दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 3,400 के आसपास है। अच्छा, वैसे कोरोना केस के आंकड़ों में बदलाव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में देखने को मिला है पीयूष। तो दुनिया भर में वो कौन से ऐसे देश हैं जहां पिछले हफ्ते कोई केस नहीं मिला? और ये भी बताइएगा कि फिक्र करने वाली खबरें कहां से आ रही हैं? लगातार कम होते कोविड के केसों को देखकर ऐसा लगता है कि विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां कोविड अब कम होने की रफ्तार पर है। अगर हम इसमें आंकड़ों की बात करते हैं तो तकरीबन 15 देश ऐसे हैं जहां कोई भी रोज़ नया केस नहीं आया है पिछले 7 दिनों में। वहीं 41 देश ऐसे हैं जहां 48 घंटे में कोई केस नहीं पाया गया। साथ ही साथ 56 देश ऐसे हैं जहां 24 घंटे में कोई भी केस देखने को नहीं मिला है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोविड के डेटा के अनुसार स्वीडन, आइसलैंड, स्पेन, सूडान, तंजानिया, जॉर्डन, लेबनान, स्विट्ज़रलैंड ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पिछले 7 दिनों में कोई भी कोविड का नया केस नहीं पाया गया है। साथ ही साथ अगर हम विश्व के उन देशों की बातें करें जहां कोविड बढ़ रहा है, उसमें से तकरीबन बहुत सारे देश साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, जिसमें ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है जहां तकरीबन 66,000 केस ऑन एन एवरेज पर डे पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कोलंबिया में भी ये रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। वहाँ तकरीबन 26,000 केस ऑन एन एवरेज डेली पाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ चिली में भी रफ्तार तेज़ है। अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया में भी केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ साथ मंगोलिया, रशिया, यूके में भी कोविड के केसेस काफ़ी तेज़ी से आजकल बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ नामीबिया, ज़ाम्बिया, बोट्सवाना ये कुछ देश ऐसे हैं जहां कोविड बढ़ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि एक तरफ तो हमारे पास कुछ देश ऐसे हैं जहां कोविड के केसेस नहीं पाए जा रहे हैं, साथ ही साथ वर्ल्ड के कुछ देश ऐसे हैं जहां कोविड काफ़ी तेज़ी से पाया जा रहा है। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए।
कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। आई हैव नथिंग टू ऑफर बट टीयर्स, स्वेट एंड ब्लड, यानी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय आंसू, पसीना और खून के। ये कहना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का। ये जिक्र इसलिए क्योंकि आज रक्तदाता दिवस है, यानी कि ब्लड डोनर्स डे। रक्तदान को महादान कहा गया है। हालांकि हमारे यहाँ पिछले 1 साल से कोविड महामारी के चलते ब्लड डोनेशन थम गया है। भारत में औसतन हर साल 1,40,00,000 यूनिट्स ब्लड लगता है, लोगों को चाहिए होता है, लेकिन इसके मुकाबले सिर्फ 1,10,00,000 यूनिट्स दान होती हैं, यानी कि जितनी मांग है देने वाले उससे कम है। और अब जो कोविड हुआ तो अपनी मर्जी से जो लोग ब्लड डोनेट करते थे वो भी घट गए, क्योंकि जिन अस्पतालों में कोरोना का इलाज चल रहा है वहां जाने से सब खतराते हैं। इस बीच खून की कालाबाजारी की खबरें आती ही रहती हैं। तो आखिर भारत में रक्तदान की स्थिति क्या है, हमें कितने रक्तदाता चाहिए कि ये कालाबाजारी रुक सके, ये सब जानने के लिए हमने बात की ब्लड डोनेशन के लिए काम करने वाली संस्था सिंपली ब्लड के फाउंडर किरण वर्मा से, जिन्होंने कालाबाजारी की घटना से रूबरू होने के बाद अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था कि वो लोगों को जागरूक करके रक्तदाताओं की संख्या इस देश में बढ़ाएंगे। देखिए, भारत के पिछले 4-5 सालों के अंदर कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन WHO की गाइडलाइन और WHO के जो बेंचमार्क है, अगर उसको कंसीडर करके देखा जाए तो देश में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब हमें ब्लड की जरूरत होती है, यूनिट की, ब्लड के कंपोनेंट, ब्लड के यूनिट की जरूरत होती है सालाना, जिसमें से हमें जो मिल पाता है वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब ही मिल पाता है और 50 लाख के करीब यूनिट्स की हमें शॉर्टेज होती है। तो देखा जाए तो हमें अगर 50 लाख नए ब्लड डोनर्स हम तैयार कर दें पूरे देश में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, तो देश के अंदर ब्लड की कमी बिल्कुल खत्म की जा सकती है सिरे से। अच्छा किरण, भारत में ब्लड बैंक्स की क्या स्थिति है ये बताइए, और पिछले कुछ सालों में क्या ये संख्या बढ़ी है? देखिए, अगर आप सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों या जो NBTC की लिस्ट है, बेस्ड ऑन NBTC, SBTC, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, अगर आप उनके देखेंगे तो उसमें तकरीबन 4,000 के करीब हमारे पास देश में ब्लड बैंक्स हैं। और अगर आप पूर्ण रूप से भारत को देखें तो हमारे पास अभी भी 48 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी ब्लड बैंक नहीं है पूरे भारतवर्ष में, ताकि हम ब्लड की प्रचुर मात्रा में स्टोरेज कर सके और वो पहुंचा भी सके। जी, ये भी बताइए किरण कि कोरोना काल में रक्तदान के नियम जो हैं वो बदल गए थे, फिलहाल क्या हैं? मसलन वैक्सीन लगवाने के कितने दिन बाद डोनेट कर सकते हैं, इन्फेक्शन खत्म होने के बाद कितने दिन बाद किया जा सकता है? तो अगर आपने कोरोना मतलब आप कोविड से रिकवर हुए तो आपको तकरीबन 45 दिन का गैप चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए, और आपने अगर कोई वैक्सीनेशन कराया तो उसके बाद 30 दिन का गैप चाहिए आपको ब्लड डोनेट करने के लिए। और जो भी गाइडलाइंस हैं उसके अंदर अच्छा बदलाव किए जा रहे हैं बेस्ड ऑन, क्योंकि क्या है कि ब्लड की कहीं कहीं पर मात्रा कम हो रही है, कहीं ब्लड नहीं दिया जा रहा कि कोरोना के चलते, तो इसीलिए शायद नए बदलाव जल्दी देखने को मिलेंगे इन गाइडलाइंस में। तो उम्मीद है आप भी जरूर ब्लड डोनेट करेंगे। आप यदि ऐसा करेंगे तो एक जिंदगी और यहाँ तक कि एक परिवार को भी बचा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए खून देने की, यदि अब तक ना दिया हो तो प्लीज। फिलहाल वक्त है विदा लेने का। आप कुछ कहना सुनना चाहते हो तो मेल कर दीजिएगा radio@aajtak.com पर, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर कमेंट कर ही सकते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने, और साउंड मिक्सिंग कर रहे थे अमृत रेगी। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। आप आज तक रेडियो सुनते रहिए।